आज की कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। उस सबसे पहले नमन करते हैं ऊर्जा के असीम स्रोत ईश्वर को। आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरुजनों का, यादव सर का आशीर्वाद लेते हैं। संस्थान के सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज की कार्यशाला। तो हम ओके। सेमेस्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सेमेस्टर 1 में सभी सेमेस्टर्स में ये कॉमन है कि आपके 3 पेपर्स रहते हैं। आज एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं, ठीक है। और पेपर्स आप लोग जितने ज्यादा सॉल्व कर लेंगे ना, और उसके क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप पर भी डालते रहिए। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप पर पूछिए, उसका जरूर से उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो जी एक मैम। ब्रीफ देते हैं तीनों सेमेस्टर्स, सारे ही सेमेस्टर्स के लिए एक छोटा सा ब्रीफ है कि आपके 3 पेपर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 5। ठीक है, तो आपके 3 पेपर्स रहेंगे, बीएचबी, चाइनीज एक्यूप्रेशर एंड आयुर्वेद एक्यूप्रेशर। तो आपके इसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 4 सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। और उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव रूप में आपको आंसर्स लिख के भेजने हैं। जैसे 1 नंबर लिखा रहेगा, उसमें आप उसके सामने ए बी सी डी में से जो भी करेक्ट हो, तो अभी हम सैंपल पेपर्स करेंगे, आप लोगों को उसकी आइडिया हो जाएगी कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बीएचबी जो आपकी मानव शरीर विज्ञान है, उसमें आपके 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए। पहले 5 चैप्टर, उसी बुक के अगले 5 चैप्टर सेमेस्टर 2 के हैं, और लास्ट के 5 चैप्टर सेमेस्टर 3 के हैं। तो वही बुक आपकी 3 सेमेस्टर्स तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, 5 चैप्टर करके ही आप लोग उसमें पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 1 में सबसे पहला आपका चैप्टर है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, अच्छा सेमेस्टर 4 वाले ये ध्यान दें कि आपके ये पूरी की पूरी बुक रिवीजन के तौर पे सेमेस्टर 4 में आएगी। यानी कि बेसिकली यही मानव शरीर विज्ञान की बुक आपके पूरे सेमेस्टर 4 तक चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बेस फाउंडेशन सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, और समझना बड़ा आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस, इसको आप कैसे रिलेट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं अपने शरीर के साथ में। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक समस्थापन की स्थिति, एक बैलेंस की स्थिति। जैसे मानिए कि आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़े तो थोड़ा सा आपका सांस फूलने लगता है, लेकिन शरीर क्या करता है? उसको वापस से बैलेंस करता है, उसको आपके शांत करता है। उस बैलेंस को बनाने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारा शरीर कैसे बना है। तो पहले चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि हमारा शरीर में पानी है जो 60% है, और 40% ठोस सॉलिड पार्ट्स हैं। क्यों ठीक ये है चीज सर। बताई गई है? क्योंकि सॉलिड पार्ट्स के जो इनऑर्गेनिक मैटर हैं, वो कार्य करते हैं इस होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि उनसे ऊर्जा नहीं मिल रही, लेकिन उनके अंदर एक तरीके का चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो जब मूवमेंट करते हैं, सेल के अंदर और बाहर के फ्लूइड के बीच में एक बैलेंस बनाने का कार्य उनके द्वारा ही संभव होता है। तो इस पूरी चैप्टर में ये चीज बताई गई है। 2 इंपॉर्टेंट टर्म बताए गए हैं, ब्राउनियन मूवमेंट एंड डोनन्स इक्विलिब्रियम। तो ब्राउनियन मूवमेंट होता है कि इन जो ये इनऑर्गेनिक मैटर है, इनकी जो मूवमेंट है, बिना बोलते हैं ना कि बिना पैंदे का लौटा इधर से उधर जो घूम रहा है, तो मतलब वो इतना घूमते रहते हैं ना, उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है सेल के आर पार, उसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और डोनन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का अर्थ है बैलेंस, समस्थापन, एक काइंड का बैलेंस होना। तो डोनन्स का इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि जो हमारी सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके आर पार कौन आएगा और कौन जाएगा उससे बाहर, और कौन उसके अंदर आ सकता है, उसके बीच में एक बैलेंस को बनाए रखना, वो हो गया डोनन्स इक्विलिब्रियम। ये आपका पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में है आपका सेल। सेल सभी सेमेस्टर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पूरे सेल से बना है। कितने ट्रिलियन सेल्स, 50 ट्रिलियन सेल्स से ही हमारे शरीर बना है। यानी कि सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये हमारे शरीर की। तो इसकी वजह, तो अब ये सेल कैसे कार्य करते हैं?
एक ही सेल, अब घर में भी 5 सदस्य होते हैं, हर सदस्य का एक अलग अलग प्रकार का काम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वो मिलके कुछ एक काम करते हैं, यानी कि कुछ सेल्स मिलेंगे, एक जैसे कार्य करने वाले कुछ सेल्स मिले, तो उसको हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, फिर कुछ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे कि एक स्टमक बना या लीवर बना, इस तरीके के ऑर्गन्स बनते हैं। वो ऑर्गन्स मिलके फिर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन आ गए, हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक के जितने पार्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम बनता है अलग अलग ऑर्गन से मिलके। और अलग अलग सिस्टम्स मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें 4-5 चीजें आपको नोट करनी है। पहला, सेल क्या होता है। फिर सेल की बाहरी जो लाइनिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, वैसे ही सेल के खुद के ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। जो आपके खास तौर पर 4-5 दिए गए हैं। पावर हाउस, कौन है पावर हाउस, मतलब पावर सप्लाई करने वाला, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस जो सेल का प्राण है, जिसमें डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और एक इसमें खास प्रश्न आता है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ किस प्रकार से जुड़ा है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ता है। ठीक है, और एक आता है आपका गोल्गी apparatus, जो कि इस प्रोटीन को कुछ देर के लिए अपने अंदर स्टोर करता है, फिर जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से उसको लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में सप्लाई कर देता है। और एक और आता है लाइजोसोम्स, इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, जो अपने ही सेल का कभी कभी भक्षण कर जाते हैं। वैसे इनके अंदर एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कीटाणुओं को, बाहर से आए जर्म्स को किल करता है, मारते हैं। ठीक है, तो ये सेल हो गए, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स हो गए। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके हैं टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आप लोग के एपिथेलियल 5 रकम के आए हैं, आप लोग उसको देखिएगा। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये टिश्यूज के बारे में था। और एक टॉपिक है लास्ट वाला आपका, ट्रांसपोर्टेशन, किस प्रकार से ये सेल के आर पार ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है एक्टिव, जिसको ऊर्जा चाहिए, और दूसरा होता है पैसिव, जिसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, जो जैसे मात्र दाब देने से, प्रेशर देने से ट्रांसफर हो जाता है, या जो हमारे फिल्ट्रेशन होती है, जैसे किडनी नेफ्रॉन्स के अंदर में फिल्ट्रेशन का काम होता है आर पार जाने के लिए। तो इस तरीके के कुछ टेक्निक्स वहां पर दिए गए हैं। ये आपका था सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपको ब्लड के बारे में बताया गया है, ब्लड की कॉम्पोजिशन बताई गई है। तो इसमें मेन वाइवा के लिए आपको तैयार रखना चाहिए कि सेल, ब्लड सेल जो होता है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ इसकी कॉम्पोजिशन में, इसमें कितने हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा होता है इसका सॉलिड पार्ट, जिसको सेल्स कहते हैं। मतलब कोशिकाएं या रुधिराणु या कणिकाएं, कुछ भी कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए। तो ब्लड सेल्स के टाइप्स क्या क्या हैं, 3 हैं। 3 कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हम जनरल रूप में जानते हैं, लेकिन टेक्निकली इनका नाम क्या है, टेक्निकली इनका नाम क्या है, ये आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। सेमेस्टर 1 से 4 तक ये पूरा सिलेबस सेमेस्टर 1 से 4 तक का है, बीएचबी। तो यही आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स, आप लोग जब रिपोर्ट देखेंगे ना, उसमें आरबीसी कम लिखा मिलता है, आपको एरिथ्रोसाइट लिखा मिलता है। ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी एरिथ्रोसाइट के नाम से है। ठीक है, तो आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स। तो जो 3 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड के, उसके नाम क्या हैं, ये वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और इनका खास कार्य क्या है, ये इस पूरे चैप्टर आपको पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा। खास 4-5 चीजें याद रखिएगा कि एरिथ्रोसाइट्स का जन्म काल 9 दिन,
लाइफ स्पैन 120 दिन, शेप बाय कॉनकेव। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम्स भी नहीं होते हैं, और इसमें एक खास प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आपके रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, ये खास ब्लड सेल्स में आरबीसी के बारे में था। और इसके बाद में इसमें एनीमिया, जॉन्डिस कैसे कैसे होता है, आपकी हीमोग्लोबिन कैसे कैटाबलाइज होती है, उस कैसे टूट के क्या क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो ये हो गई आरबीसी। आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, क्योंकि इसमें ह्यूमोग्लोबिन होता है। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का काम है ल्यूकोसाइट्स, ये हमारी सेल की आर्मी होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बनाती है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को यही डेवलप करती है। इसमें इसके 5 टाइप्स होते हैं, आप लोग बुक में पढ़िएगा, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर आपके थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम है? थ्रोम्बोसाइट्स का मेन काम है, इसमें एक कोगुलेटिंग फैक्टर होता है। कोगुलेटिंग मतलब जो ब्लड का थक्का जमा दे, उसको इकट्ठा करके जमा दे, उसको कहते हैं कोगुलेशन। क्लॉट बना देना मतलब, तो कहीं भी ब्लड निकला बाहर, हिमरेज हुआ, या ब्लड हमारे शरीर से कोई इंजरी होने पर बाहर गया, तो जब उसमें से ब्लड बाहर जाता है ना, तो वहां पर जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिला, वो एक्टिवेट हो गया और अपना पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। पूरा प्रोसेस स्टार्ट करके वहां पर फटाफट, जैसे आप मानो रफू कर रहे हो कोई चीज को, उस तरीके से वहां पे जाल बना के ब्लड को रोक देता है और एक थक्का बना लेता है, उसको कहते हैं कोगुलेशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका ब्लड का प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। आपके प्लाज्मा में मौजूद ये प्रोटीन को अगर प्लाज्मा से निकाल दिया जाए, तो उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? आंसर बताइए कोई। आप लोगों ने टेस्टिंग रिपोर्ट्स देखी होगी बहुत बार। ब्लड चैप्टर का जो पेज है, आप पेज नंबर 1, 2 नंबर और 3 नंबर पेज खोलिए ब्लड चैप्टर का, उस पे ये ऊपर ही ऊपर लिखा मिलेगा आपको। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, तो उसको कहते हैं, सीरम कहते हैं मैम। सीरम कहते हैं। मिला ना, ढूंढना। अभी किसके साथ रिलेट किए ये जरूरी है, ठीक है। सीरम रिलेट होता है आपके ब्लड के चैप्टर से। ब्लड के 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स में 3 तरीके के सेल्स, और प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन, उसके एक प्रोटीन, 3 प्रोटीन की डिस्कशन की गई है आपके बुक में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। उसमें से अगर क्यों फाइब्रिनोजन को हटा के टेस्टिंग्स होती है, आप देखिए, आप टेस्टिंग रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा सीरम सोडियम, सीरम ग्लूकोज, कुछ सीरम के साथ लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि जी। उसमें से वो कोगुलेटिंग फैक्टर को हटा दिया गया है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बन जाए, उस फैक्टर को वहां से हटा के आपको उसमें आप टेस्टिंग करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनती है जब। तो इस पार्ट को याद रखिएगा कि सीरम क्या होता है। ठीक है, जी। इंपॉर्टेंट ये। अभी एक इंपॉर्टेंट है हीमोस्टैसिस। इस ब्लड के चैप्टर से हीम शब्द जहां आएगा, आप उसको ब्लड के साथ रिलेट करेंगे। तो हीमोस्टैसिस, पहला चैप्टर था आपका होम्योस्टैसिस, समस्थापन की स्थिति। यहां पर एक शब्द है हीमोस्टैसिस। स्टैसिस मतलब यहां पर मतलब बैलेंस को ही दिखाता है। तो हीमोस्टैसिस वो कंडीशन है जो आपके बॉडी से रक्त को बाहर जाने से रोके। इसमें 4 स्टेजेस होती है: वैसोस्पैज्म, थ्रोम्बोसाइट प्लग फॉर्मेशन, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन एंड रिपेयर प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस आपके दिए गए हैं, इसको आप लोग एक बार देखिएगा बुक में। फिर रक्त के कार्य दिए गए हैं, ल्यूकोसाइट इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में दिया गया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट आपके एक पेज पे आएगा। सेल्यूलर इम्यूनिटी से कौन रिलेटेड है? आपका टी लिम्फोसाइट। एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी से कौन रिलेटेड है? आपका बी लिम्फोसाइट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जिस पेज पे है ना, वहां पर नीचे लिखा गया है। उसके बाद स्प्लीन के बारे में भी दिया है, आपके बिगेस्ट लिम्फ ग्लैंड
एंड इट इज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। जब आपका ये सवाल बीएचबी में आएगा कि ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कौन सी है, तो आप लोग लिखेंगे स्प्लीन, क्योंकि पेज जो ब्लड चैप्टर है उसका लास्ट पेज पे देखिए, स्प्लीन में क्लियरली ये मेंशन किया गया है, इट इज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये अपने अंदर लास्ट कण तक रक्त को संभाल के रखता है इमरजेंसी के लिए, कि लास्ट जब तक जरूरत हो ये सप्लाई कर सके। ठीक है, फिर आपका ब्लड ग्रुप एक टॉपिक आता है इसमें, ब्लड ग्रुप। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक बार हमारा यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, एक्सप्लेन। यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ मैम? हाँ यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ अपना ये मानव विज्ञान? हाँ हाँ हाँ, मैंने बनाए हैं उसमें, प्रॉपर सेमेस्टर 1 का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक। तो हाँ, उसको आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी जी। नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पूरा ए बी आपको बना के बताना पड़ेगा, ये क्यों नहीं इसमें ग्रुप फिट होता है वो चीजें बतानी पड़ेगी, तब आपको वो अच्छा। समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे याद रखिए कि एबीओ सिस्टम एक होता है और एक आरएच सिस्टम होता है। और एबीओ सिस्टम में ए बी और ओ, ये चार ग्रुप्स बनते हैं, और इसके साथ में हम नेगेटिव या पॉजिटिव फैक्टर को ज्वाइन करते हैं जो आरएच सिस्टम हमें देता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र जो हमारे मुंह हुआ, मतलब माउथ कैविटी से शुरू होकर एनस तक जाता है, उसके सारे पार्ट्स आपके दिए गए हैं। इम्पोर्टेंटली इसमें आप जो माउथ में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको ध्यान रखिएगा, और उसके अलावा टीथ का डिवीजन ध्यान रखिएगा, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कितने होते हैं वो ध्यान रखिएगा। फिर इसोवेगस में आता है, फिर स्टमक में आता है। स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, सलाइवरी जूस का नेचर भी एसिडिक है। स्टमक के जूस यानी कि गैस्ट्रिक जूस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिडिक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में जाता है खाना, तब वहां पर ड्यूडेनम में बेसिक नेचर के जूसेस आ जाते हैं। कौन कौन? बाइल जूस आ जाता है, पेनक्रिएटिक जूस आ जाता है, और ड्यूडेनम का खुद का जूस भी एक सीक्रेट होता है। तो ये तीनों जूस इतने बेसिक मिलते हैं तब जाके वो जो फूड आया है स्टमक से, हैवी एसिडिक फूड आता है वहां से। और ड्यूडेनम का जो हिस्सा होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। और यहाँ पर ये तीनों टाइप के अल्कलाइन जूसेस भी आते हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड डुडेनम से खुद से सीक्रेट होने वाला जूस उसकी ग्लैंड से। उसकी वजह से वो खाने में मिक्स होते हैं, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, ताकि इतने एसिडिक खाने से स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां मिलती है उसको इलियोसिकल रीजन कहते हैं, क्योंकि इलियम के, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, तो उसको इलियोसिकल रीजन कहते हैं। वहां उस एरिया को लार्ज इंटेस्टाइन के उस एरिया को सीकम कहते हैं। फिर उसके बाद जब इंटेस्टाइन ऊपर की ओर उठती है तो उसको असेंडिंग कॉलन, फिर वो लीवर और उसके डायफ्राम के नीचे चलती है ट्रांसवर्स रूप में, उसको ट्रांसवर्स कॉलन। फिर वो स्प्लीन के पास से उधर साइड से नीचे आती है लेफ्ट साइड में, उसको कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कॉलन। और उसके बाद वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर नीचे मुड़ती है, उसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। फिर हमारा रेक्टल कनाल एंड एनस पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो इसमें आप लोग जूसेस, आपके पीएच पूछे जाते हैं। पैनक्रिएटिक जूस का पीएच एल्कलाइन होता है, बाइल जूस एल्कलाइन होता है, सलाइवरी जूस एसिडिक बोलेंगे आप लोग, और स्टमक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक बोलेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका है न्यूट्रिएंट्स, फूड। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग की गई है। प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी की यूनिट कैलोरी इसके बारे में बताया गया है, सिडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर्स के बारे में बताया गया है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो अब मुझे नहीं जी। लगता है कि बीएचबी में कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को दिक्कत होनी चाहिए, जी मैम, अब पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगी। है ना? तो आइए जी। अब शुरू करते हैं हम बीएचबी और सीए एंड आयुर्वेद।
ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। आप लोग उत्तर देते जाइए, जिसको भी आए उत्तर देते जाइए, ताकि क्लास फास्ट चल सके और हम ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कर सके। ठीक है। जी मैम। तो पहला सवाल है स्टमक सीक्रेट्स। स्टमक सीक्रेट्स। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक। शब्द का जब भी गैस्ट्रिक शब्द जब भी आए उसको स्टमक से ही रिलेट किया जाएगा। कार्डियक शब्द जब आए तो हार्ट के साथ रिलेट किया जाएगा। नेफ्रॉन शब्द आए, नेफ्रॉन स्टमक किडनी के सीक्रेट। साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है। पल्मोनरी शब्द जब आए तो लंग्स के साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है। तो गैस्ट्रिक शब्द जो है वो स्टमक के साथ रिलेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस इज स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, 1B। एंटीबॉडीज आर मेड बाय। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? हमारी जो आर्मी है, मैं बताया था, सेल में कौन हमारी आर्मी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स हमारी सेल की, ल्यूकोसाइट्स हमारी आर्मी होती है। उसमें 5 प्रकार होते हैं। उनमें से जो लिम्फोसाइट है वो हमारी एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट। जी। स्मॉलेस्ट शेप बॉडी सेल, सबसे छोटे शेप आकार के कौन होते हैं? 3 सेल्स हैं रक्त के, तीनों में से सबसे छोटा कौन? आरबीसी। नहीं। आप देखिए थ्रम तीनों का हेडिंग, जो फर्स्ट लाइन है थ्रोम्बोसाइट को खोलिए, और थ्रोम्बोसाइट की पहली लाइन ही यही लिखी है। नीचे है कहीं पर पेज पर, अभी मुझे पेज बुक लेकर नहीं बैठी मैं, पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं है, पर नीचे की पार्ट में है कहीं, राइट साइड वाले पेज पर। सबसे छोटे वाली। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट थ्रम्बोस। सबसे छोटा शेप जो है वो थ्रोम्बोसाइट का है। सबसे छोटा थ्रम्बोसाइट। दिखा? लिम्फोसाइट। जी मैम, थ्रम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का टॉपिक दिख गया? उसमें पहली लाइन ही यही लिखी है कि ये सबसे छोटे आकार के सेल्स हैं। जी। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय। सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स किसने बोला? वो अब बताए कि कौन कौन से हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम बताइए। आपकी बुक में दिए गए हैं, खोलिए चैप्टर 4, उसके फर्स्ट पेज पे दिया गया है चैप्टर 4 के। तीन तरीके की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड न्यूमरस सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये काफी सारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी होती हैं। तो ये 3 तरीके की दिए गए हैं आपके: अ पेयर ऑफ पैरोटिड, अ पेयर ऑफ सबमैंडिबुलर एंड न्यूमरस, बहुत सारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। 3 टाइप की आपके बताई गई है। मिली आपको पेज? मिल गए। चलिए फिर आगे चलते हैं। मेन क्वालिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेन कार्य क्या, क्वालिटी क्या है, मुख्य गुण? एक संवहन कुशन। आप ये देखकर भी समझ जाएंगे कि मस्कुलर टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। बिना कोई संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन का हाथ मूव नहीं करता है, का हार्ट भी मूव नहीं करता है। तो मस्कुलर टिश्यू का सबसे मेन गुण ही यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्शन के कोई भी चीज में मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो ये ये कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन देखिएगा, टिश्यूज के सेल चैप्टर में टिश्यूज जहां है, वहां जहां पर मस्कुलर टिश्यू एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर जी। ये लाइन जरूर मिलेगी। जी। गोल्गी apparatus इज स्टोर हाउस ऑफ। सेल चैप्टर में गोल्गी apparatus खोलिए, वहां पर क्लियरली लिखा है। मिला? जी। क्या चीज का है? राइबोसोम्स में प्रोटीन निर्माण के पश्चात
गोल्गी ऑपरेटस उपकरण में इकट्ठा होते हैं और अवशोषण ग्लूकोप्रोटीन एवं लाइपोप्रोटीन में बदलकर शरीर को दे तो देता है। किसको स्टोर हाउस बनाया गोल्गी apparatus किसका स्टोर हाउस बना? प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन का। प्रोटीन। राइबोसोम्स ने बनाए प्रोटीन्स वो आके यहाँ पर स्टोर हुए प्रोटीन्स। गोल्गी क्लियर? ऑपरेटस में। फिर लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ। लाइसोसोम किसका हिस्सा है? सेल। सेल का एक ऑर्गेनल है ये, मतलब सेल का ऑर्गन समझ लीजिए, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल का ये ऑर्गन है, मतलब उसको ऑर्गेनल बोलते हैं। तो ये सेल का पार्ट है लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग्स मैंने बताया था कि भी बोलते हैं। फिर फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय। फाइब्रिनोजन क्या होता है ये अभी मैं बता के गई थी। फाइब्रिनोजन होता क्या है? लंग्स एक में। एक प्रोटीन होता है ये। प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये तीन प्रोटीन्स आपके डिस्कस किए गए हैं ब्लड के चैप्टर पर, फर्स्ट सेकंड पेज पर ऑफ ब्लड चैप्टर। वहां पर फाइब्रिनोजन के बारे में बताया गया है। जब फाइब्रिनोजन का टॉपिक शुरू हुआ है तो सबसे बताया गया है कि ये सबसे ज्यादा अनुभार की आपका प्रोटीन होता है और इसका सिंथेसिस लीवर में होता है। जी मैम। ठीक है। फिर जी। शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी कि कौन सा सेल हुआ ये? एरिथ्रोसाइट मतलब कौन सा सेल? सेल हो गया ना ये बॉडी का। हाँ। कौन सा सेल हुआ एरिथ्रोसाइट? हम तीन नाम जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। हम एरिथ्रोसाइट नहीं जानते हैं। तो कोई हमें बताए एरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं? अभी हम बता के भी गए थे थोड़ी देर पहले। मैम ये बायोलॉजी एकदम से दिमाग में नहीं घुसता ना मैम। नहीं नहीं, घुस जाएगा, कोई नहीं, दो बार देखेंगे ना अपने आप से आंसर ढूंढेंगे ना तब घुस जाएगा। जी। आप बुक खोलिए, देखिए तीन तरीके के सेल हैं। फर्स्ट पेज पे नाम लिखा है एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, सॉरी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रो, एरिथ्रो refers to RBC, red blood cells. आरबीसी। Yes, leukocytes refers to WBC, white blood cells, and ठीक। thrombocytes refers to platelets. ठीक है। तो ठीक है मैम। शेप, अब पूछा है आपको एरिथ्रोसाइट का शेप क्या होता है, तो आरबीसी वाला पेज खोलिए, एरिथ्रोसाइट वाला पेज खोलिए, उसमें फर्स्ट लाइन पे लिखा है या दो तीन लाइन पे लिखा है आपके डिस्क्रिप्शन में कि इसका शेप बाई कॉन्केव डिस्क होता है। यानी ये ऐसे होता है, देखिए ऐसे, बीच में से चपटा और ऐसे इस टाइप से होता है, ऐसे बीच में से चपटा होता है, ऊपर नीचे थोड़ा मोटा होता है, इस टाइप से बाई कॉन्केव डिस्क होती है इसकी। बॉडी डिफेंस रिलेटेड ब्लड सेल। बॉडी डिफेंस यानी कि शरीर की सुरक्षा कौन करता है? कौन से सेल? तीन सेल है, तीनों के एक एक कार्य मैंने बताए थे। WBC। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी करते हैं, बहुत अच्छा रेणु जी। डब्ल्यूबीसी जो है हमारी शरीर की आर्मी है, हमारे ब्लड सेल्स की ये आर्मी है ये सेल हमारे। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट में पांच प्रकार होते हैं जिसमें से लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है। अभी अभी एक प्रश्न आया था आपके, तो वो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को बनाता है। तो ये हो गया हमारा WBC। आगे चलते हैं। इलियम इज अ पार्ट ऑफ। स्मॉल इलियम जो है मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए आप लोग नन चूज करेंगे इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइजेस। B12। बहुत अच्छे। लार्ज इंटेस्टाइन के पेज में लास्ट वाला पेज है आपके चैप्टर 4 का, जहां लार्ज इंटेस्टाइन लिखी गई है वहां लिखा गया है विटामिन B12 एंड, और एक विटामिन लिखा गया है, वो कोई बताए? जहां लार्ज इंटेस्टाइन आपके है लास्ट वाले पेज पर, सेकेंड लास्ट पेज पर के टॉपिक में, वहां पर जहां लिखा गया है कि ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B12 एंड विटामिन, विटामिन
बी एवं के का संश्लेषण करते हैं मैम। के का, तो विटामिन बी, बी जो लिखा है ना वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 12 B1 B2 B3 B4 ऐसे 12 होते हैं, इसीलिए बी लिखा उसने। तो B12 जी उसी के अंतर्गत आता है, और के जो है वो भी सिंथेसाइज करता है। ठीक है। जी जी। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, बाइल जूस लीवर कौन, लीवर सीक्रेट करता है। स्टोर करना अगर पूछा गया होता तो गॉल ब्लैडर। बहुत कोलगेट बहुत अच्छे, सही। सेगमेंटेशन मूवमेंट इज फाउंड इन, सेगमेंटेशन ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, सेगमेंटेशन मूवमेंट जो होती है वो कहाँ मिलती है, डाइजेस्टिव स्मॉल सिस्टम, स्मॉल 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 इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन सही, बहुत सही। इंटेस्टिनल जूस इज, देखिए एसिडिक, बेसिक, एल्कलाइन, एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, एल्कलाइन उदासीन, करेक्ट, सही है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स, अच्छा क्वेश्चन भी आ गया, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस बाइल जूस, नेचर ऑफ बाइल जूसेस, ये आप अल्कलाइन। समझिए कि आपका वाइवा ही है, एक प्रकार से। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, आप वाइवा आपको आने चाहिए, मतलब बिना ऑप्शंस के आपको आंसर्स आने चाहिए। जितना आप एसिडिक इसीलिए क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। जी मैम। नेचर ऑफ बाइल जूस एल्कलाइन, अल्कलाइन। जी बिल्कुल सही। एल्कलाइन यस। सेल इज फिल्ड विथ, सेल के अंदर के फ्लूइड को जो हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, सेल के बाहर वाले फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF बोला जाता है, सेल के अंदर वाले फ्लूइड को ICF इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोला जाता है। तो उस फ्लूइड का एक नाम है, उसको क्या बोलते साइटोप्लाज्म हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बहुत सही। पाइलोरस इज अ पार्ट ऑफ, पाइलोरस। हाँ स्टमक स्टमक का ये हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा जहां पर ये डिडोनम से मिलता है, वहां पे एक पाइलोरस। वाल्व लगा रहता है, पाइलोरस, जी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड इज इन, ग्लूकोज। ग्लूकोज। चलिए अब बताइए फैटी एसिड किसके साथ रिलेटेड है, फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड। देखिए अभी आपने ग्लूकोज जिसने बताया, आपने जी क्यों बताया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के साथ क्यों संबंधित है, क्यों, मतलब उसका मेल होने का कारण क्या है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं खाने में, रोटी खाई कुछ भी खाया तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, हमारा शरीर उसको पचाकर छोटा करता है, तोड़ता है, और उसको छोटी से छोटी इकाई में परिवर्तित करता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी इकाई जो हमारा शरीर यूज कर सके, उसको कहते हैं ग्लूकोज। उसी प्रकार से जो हम भोजन में फैट्स खाते हैं, ऑयल, बटर, घी, जो भी मिठाइयाँ वगैरह, उसमें जो फैट्स होता है उसको तोड़ के हमारा शरीर फैटी एसिड, उसकी छोटी इकाई बनाता है फैटी एसिड, जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में। उसी प्रकार से जो प्रोटीन हम खाते हैं, उसको हमारा शरीर तोड़ के, प्रोटीन्स को जब तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो हो गई वो हो गया एमिनो एसिड, एमिनो जिसको जिसको हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर रिलेटेड टू ग्लूकोज, फैटी एसिड्स आर रिलेटेड टू फैट्स, एंड एमिनो एसिड्स आर रिलेटेड टू प्रोटीन्स। क्लियर। जी मैम। यस अगला है राइबोसोम सिंथेसाइजेस, राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करते हैं, चैप्टर प्रोटीन। प्रोटीन, चैप्टर 2 में है ये आपका। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ, आरबीसी आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम, एरिथ्रोस बहुत एरिथ्रोसाइट। बहुत अच्छे, आ गए आपको, देखिए आप बोले कि इजी नहीं है, आ रहा नहीं है, एकदम आ गया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस हाउस पावर ऑफ हाउस। पावर पावर हाउस, पावर हाउस ये हमारे शरीर की ईंधन प्रदान करने वाली, ईंधन हमारे फ्यूल देती है, ये हमें एनर्जी देती है हमें। फिर प्रोटेक्शन इज द फंक्शन ऑफ, आपने सेल्स पढ़े, सेल्स में टिश्यूज पढ़ा, टिश्यूज के टाइप्स पढ़े, तो टिश्यूज के जो टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू,
यहाँ एल मिसिंग है। एपिथेलियल टिश्यू, इनमें से किसका काम है रक्षा देना? एपिथेलियल टिश्यू। वहां epithelial टिश्यूज के tissue. पेज पे फर्स्ट लाइन पे देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज में पूरा क्लियरली लिखा है सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे इसके कार्य होते हैं। इस टिश्यू, ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं एक जैसे जो मिले हैं, ये लोग हमारी हर ऑर्गन की लाइनिंग बनाते हैं ताकि उसको Yes. रक्षा प्रदान की जा सके। कुछ एपिथेलियल टिश्यूज में सीक्रीशन भी होता है, जैसे जो स्टमक की लाइनिंग बनती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सीक्रेट कर सकती हैं, तो इस टाइप से वो सीक्रीशन भी करते हैं। तो उसके कई फंक्शंस लिखे हैं, उसमें से एक है प्रोटेक्शन। ठीक है। जी। नेक्स्ट, कार्डियक मसल इज रिलेटेड टू। कार्डियक शब्द जब भी आएगा हम क्या समझेंगे? हार्ट से Muscular रिलेटेड। tissue. हार्ट समझेंगे। ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है वो एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है इनमें से जो हमारे Muscular. हार्ट का? यस, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में आपके तीन प्रकार के लिखे हुए हैं, स्केलेटल, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड कार्डियक। तीन प्रकार के आपके लिखे हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल ऑफ सेल इज। सेल का फ्यूल कौन है जिससे एनर्जी Glucose. मिलती है? ग्लूकोज। बहुत बढ़िया। रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू? प्लाज्मा। Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, ये एक पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है, ये हमारा एक प्रोटीन जो आरबीसीज में होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी बजाय ये एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से लाल रंग मिलता है। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स इज? ब्लड सेल। ब्लड स्प्लीन। चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्प्लीन, वहां पर देखिए। ग्रेवयार्ड मतलब जहां पर कोशिकाओं की कब्रगाह, यानी कि जो कोशिकाएं मर जाती हैं, टूट जाती हैं, वो सब स्प्लीन में जाके जमा हो जाती हैं। जमा हो जाते हैं। जी। नेक्स्ट इज जॉन्डिस रिलेटेड ऑर्गन इज? Liver. लीवर। बिलिरुबिन को ठीक से नहीं वो कर पाता है हैंडल। मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, यानी कि कमजोर पोषण, इसका कारण क्या है? कमजोर पोषण इज द कॉज ऑफ किस प्रकार की एनीमिया का? एनीमिया के टॉपिक में आपके दिए गए हैं। एनीमिया में मतलब ब्लड डेफिशिएंसी यानी कि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि हिम जो बना है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन का पार्ट भी होता है, इसीलिए ये होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कुपोषण, आयरन। फिर है पेनक्रियाटिक जूसेस, एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल? अल्कलाइन। अल्कलाइन। स्केलेटल मसल इज अ टाइप ऑफ? अस्थि पेशी, नर्वस टिश्यू। मस्क्यूलर Muscular. टिश्यू। मस्क्यूलर के Muscular तीन tissue. भाग हैं, स्केलेटल, मस्क्यूलर एंड एक और। खोलिए, पेज खोलिए टिश्यूज का, सेल चैप्टर से सेकंड चैप्टर का सेकंड लास्ट पेज रहेगा आपका। उस पे मस्क्यूलर टिश्यू में तीन तरीके के टिश्यू लिखे हैं। स्केलेटल टिश्यू जो कि आपका वॉलेंट्री होता है, जो हम अपनी इच्छा से हिलाते हैं, जैसे कि हमारा हाथ, यहाँ पे जो आपके मसल्स लगे हैं वो आप अपनी इच्छा से हिला रहे हो, तो वो आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री सिस्टम होता है। एक होता है इनवॉलेंट्री सिस्टम, जो कि आपके जैसे अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हुआ, लीवर, वहां वहां पे जो मसल्स यूज हो रहे हैं आपके, वो आपके इनवॉलेंट्री होते हैं। और तीसरा होता है आपका कार्डियक। तो तीनों मस्कुलर टिश्यूज हैं जो कि आपके, स्केलेटल टिश्यू इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। समझ गए? हाँ, मिल गए मैम। पेप्टिक सेल्स कहां पर होते हैं? स्टमक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। पेप्टिक सेल्स आर इन सेल, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ रिलेटेड है ये। मेन पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर? कितने होते हैं मेन पार्ट स्मॉल 3। इंटेस्टाइन? तीन। इलियम, ड्यूटेनम, ड्यूडेनम, जिजेनम। जेजुनम। ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम। सबसे बड़ा इसमें इलियम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिगेस्ट लिम्फोइड टिश्यू ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज? शरीर में सबसे बड़ा लिम्फोइड टिश्यू स्प्लीन।
स्प्लीन होता है। अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड। आपके सीए में ये खास आप लोगों को पूछा गया है, क्यों? क्योंकि आपको प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस इसी के ऊपर बताना होता है। जो राइट साइड में है चीजें, उसके राइट साइड के हाथ पर जब प्लॉटिंग होगी तो वो उसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होगा। जो चीजें हमारी लेफ्ट साइड में है उसकी प्लॉटिंग जब हम लेफ्ट साइड पर करेंगे तो उसकी प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होता है ना? प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस पढ़े होंगे, तो अपेंडिक्स का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस आप किस हाथ पे बनाएंगे, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट हैंड पे बनाएंगे। इसीलिए आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए बॉडी में। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन? विटामिन के अभी अभी पढ़ के बताए आप मुझे। लार्ज इंटेस्टाइन। यस, लार्ज इंटेस्टाइन, बी एंड के दोनों का। जी। आरएनए इज फाउंड इन? आरएनए। सेल चैप्टर फर्स्ट पेज, सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस। कल स्कूल क्लोज कर दी क्या? ऑफलाइन जाना है। कौन सा आरएनए? साइटोप्लाज्मा। फर्स्ट पेज न्यूक्लियस। आरएनए, डीएनए सब न्यूक्लियस के भाग होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लियस सेल का प्राण होता है। मिला? मैम सेल में है ये। हाँ, आरएनए सेल मिल गया मैम। मिल गया ना? न्यूक्लियस का भाग होता है ये। डीएनए आरएनए। जी। डीएलसी इज रिलेटेड टू? डीएलसी का फुल फॉर्म? ल्यूकोसाइट आपका जब आएगा, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी का टॉपिक जब शुरू होगा, उसमें एक पेज पे एक अलग टाइप की टेबल बनी है। उस टेबल में आपके लिखा रहेगा टीएलसी, डीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आप टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी जब देखते हो ना, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लिखी रहती है। टोटल मतलब जितने भी आपके पांचों प्रकार के ल्यूकोसाइट्स हैं उन सबकी मिला के एक टोटल वैल्यू। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब हो गया कि कौन कितना है। जैसे ल्यूकोसाइट 5 प्रकार के होते हैं, ये आपने देखा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इनकी खुद की इंडिविजुअल काउंट कितनी है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये किसके साथ रिलेटेड होगा? ये ब्लड के साथ। ब्लड के साथ रिलेटेड होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज डन इन? मिनरल्स। छोटी आंत। छोटी आंत। जी मैम। जी। नेक्स्ट, जिजिनम इज रिलेटेड टू? जियोजेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत अच्छे। फंक्शन ऑफ इंसीजर? इंसीजर आपका एक प्रकार का दांत है, सामने वाला। इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलार्स, फिर मोलर्स, लास्ट वाले जो अक्ल चार में बाइटिंग बोलते हैं। बाइटिंग बाइटिंग, काटना। बहुत अच्छे। एमिनो एसिड इज रिलेटेड टू? प्रोटीन बहुत अच्छा। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है एमिनो एसिड्स। आरएच सिस्टम इज रिलेटेड टू? ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ? फैटी ग्लाइकोजन एसिड। नहीं। ग्लाइकोजन यस, रेणु जी सही है। ग्लाइकोजन के रूप में ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, खासकर लीवर में। ठीक है, पूछिए। ठीक। ग्लाइकोजन। जी मैम। बाइल जूस डाइजेस्ट? बाइल जूस का मुख्य? फैट बहुत फैट अच्छा, फैट को डाइजेस्ट करने में होता है। प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ? ब्लड। ब्लड। ब्लड के दो भाग, एक प्लाज्मा, दूसरा सेल। ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ? लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ इसमें हम्म लार्ज इंटेस्टाइन मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन।
आप डरिए नहीं, आप आंसर करिए, ये जरूरी है। रेनू जी रुक गई आपका आंसर सुन के, उनको कंफ्यूजन हुआ कि नहीं नहीं, लेकिन बोलना चाहिए था, आपको सही लग रहा था, हम तो पहले बोल पड़ते कि नहीं भाई ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। नहीं, ऑप्शन में भी तो नहीं पढ़ा इन्होंने, ऑप्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है, नहीं वो लास्ट तो पे लिखा ही चलो नहीं है। नन हो जाए कोई बात नहीं, पर जब आपने जो सोचा वो बोलना चाहिए रेनू जी। ये भी है। हाँ गलत है तो गलत है, क्या बात है, सीख ही रहे हैं ना हम। यस। सिस्टिक डक्ट इज नहीं, अ पार्ट ऑफ स्टमक। सिस्टिक डक्ट। स्टमक का है मैम। नहीं स्टमक का नहीं है। लीवर से एक डक्ट निकलती है, बाइल डक्ट। एक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है, जो डुोडेनम तक आती है। जो गॉल ब्लैडर से निकलती है ना उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से निकलने जी, वाला। फिर आके ये दोनों बड़ी एक होकर मिल जाती हैं, वो अलग है, लेकिन ये जब गॉल ब्लैडर से निकलती है ना तब कहते हैं हम उसको सिस्टिक डक्ट। मतलब मैम एक लीवर से निकलती है, एक गॉल ब्लैडर से निकलती है। देखिए लीवर से गई गॉल ब्लैडर में अंदर पहुंचाया, फिर जी गॉल ब्लैडर से एक निकल के वो डुोडेनम में आती है, और एक लीवर से भी आती है। वो जहां पे मिलती है ना, इसका फिगर शेयर करेंगे हम जरूर से, ये अच्छा लगेगा जान के। तो वो कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं ना, हम एक कॉमन बाइल डक्ट, सीबीटी, वो होती है जब लीवर और गॉल ब्लैडर की दोनों की मिल गई है। तो एक जो खुद सिर्फ गॉल ब्लैडर से निकल के डुोडेनम में आती है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक मैम। डीएनए इज अ पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिस्सा होता है, अभी अभी मुकेश जी आप पढ़ के गए आरएनए हो पढ़ा उसको, था। जी आरएनए जब पढ़ा था तब। करेक्ट। चलिए ये हमारा बीएचबी तो हो गया, अब हम ले लेते हैं सीए। तो मैम बीएचपी कितने 2-3 साल के कर लेंगे हम लोग? तीन दो चार तीन साल साल के? के क्यों, 20 20 से हैं आपके पास में। जी तो 20 20 के दो पेपर, 21 जी के दो, 23 के दो, 24 का एक, 7 पेपर जी करिए। जी मैम। 2 3 तो हम ही करवा देंगे, आप लोग जी पीछे से शुरू करिए, कल से सर के साथ सुबह शुरू करिए। ठीक है, जी और अपने आप से शुरू करिए, फिर कुछ नहीं आया वो क्वेश्चन पूछिए, है ना। जी मैम। और हाँ, अभी हम जैसे आज एक फर्स्ट सेमेस्टर का ले रहे हैं, कल सेकंड का लेंगे, थर्ड का लेंगे, फोर्थ का लेंगे, और उसके बाद वापस से फर्स्ट का नंबर आएगा। जी ठीक है, अभी आप लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर की, चाइनीज एक्यूप्रेशर में 2 3 चीजें बहुत खास हैं। आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, एलिमेंट्स जी का टोन और सीडेट कलर पता होना चाहिए, उनके रिलेटेड एनर्जी पता होनी चाहिए। फिंगर नंबर तो आयुर्वेद हो गया, सॉरी। हाँ, तो चाइनीज में आपको एलिमेंट के नाम, उनके टोन सीडेट कलर, और वो किससे सीडेट होते हैं, वो एलिमेंट पता होने चाहिए। ये इतना ही इंपॉर्टेंट मेन काम है। ट्रिटाइज 1 पेज 4, उस पे एक टेबल है आपके। वो टेबल में से कुछ मैंने रिवीजन जब करा रही थी शायद तब बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी आते जाएंगे। और एक जरूर से 5 शू टेबल जो है आपकी, उस टेबल को कैसे बनाना है, कैसे लिखना है और कैसे समझना है, उसको याद रखने की एक टेक्निक है जो मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में बनाई है, 5 शू एलिमेंट करके, जी 5 कमांड पॉइंट्स, इजी वे टू लर्न। उसको जी जरूर से देखिएगा, उससे आपको जरूर जरूर हेल्प होगी। ठीक है, उसको जी समझने में जरूर से हेल्प होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम चाइनीज एक्यूप्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी ह्यूमिडिटी। तत्व। ह्यूमिडिटी, बहुत अच्छा। विंड किसकी है? विंड इसके विंड उसकी वुड की। और हीट? हीट है फायर की। फायर एलिमेंट की। टोटल पॉइंट्स इन स्प्लीन मेरिडियन, हाँ ये बहुत जरूरी है कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एवरी मेरिडियन, 12 के 12 मेरिडियन के आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एक तो लॉ भी है फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट का, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाना चाहिए, और वो चैनल कहाँ से जाके कहाँ खत्म होता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की लोकेशन भी आपको मोस्टली पता रहेगी, क्योंकि जिंगवेल पॉइंट्स जो आते हैं वो नाखून पर आते हैं। तो आधे मेरिडियंस के ये फर्स्ट पॉइंट होते हैं और आधे मेरिडियंस के ये हमारे लास्ट पॉइंट्स होते हैं। तो ये जरूर से याद रखिएगा। चलिए मीन्स टोटल नंबर। नाखून के पास से नाखून के पास से आधे जिंगवेल होंगे,
फर्स्ट पॉइंट और आधे लास्ट पॉइंट होंगे, जहां से स्टार्ट होती है वहीं से शुरू हुई होती है। यस यस, वही हम बोल रहे हैं कि कुछ लास्ट पॉइंट होते हैं किसी मेरिडियन के और कुछ फर्स्ट पॉइंट्स होते हैं। सारे जिंगवेल नाखून पर आते हैं, राइट? चाहे हाथ के लो हम, चाहे पैर के लो, तो जिंगवेल सारे हमारे नाखून के पास आते हैं। तो आपको वैसे भी मोस्टली सब पता रहना चाहिए कि फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट की वजह से भी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ मेरिडियन आपको पता होने चाहिए। 12 मेरिडियन और 2 वेसल्स आप लोगों को पढ़ाई गई है, उसमें आपको इनके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जी। बताइए अब स्प्लीन के। 21। 21। राइट एंकल, राइट एंकल करस्पॉन्डेंस, दाहिने टखने का सादृश्य कहां पर होगा? राइट इंडेक्स फिंगर। एंकल, राइट का मिडिल फिंगर में। राइट मिडिल फिंगर। अभी एक ने बोला इंडेक्स, एक ने बोला मिडल, किसका मानूं? मिडिल एंकल फिंगर। के लिए मिडिल फिंगर होगा। लेग के मिडिल। लिए मिडिल फिंगर होगा। और हैंड प्राइमरी के लिए। करस्पॉन्डेंस, लेफ्ट का लेफ्ट मिडिल फिंगर, राइट का राइट मिडिल फिंगर। और मिडल एंड रिंग फिंगर्स जो हैं वो वैसे पैर की करस्पॉन्डेंस होती हैं। ये दोनों हाथ की करस्पॉन्डेंस होती है, इंडेक्स एंड स्मॉल फिंगर्स। लेफ्ट साइड का लेंगे तो लेफ्ट इंडेक्स हाथ का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस लेफ्ट हैंड का, और राइट पे लेंगे तो राइट इंडेक्स फिंगर प्राइमरी करस्पॉन्डेंस ऑफ राइट हैंड। उसी प्रकार से लेग्स का, तो यहाँ पर राइट एंकल पूछा है और राइट मिडिल फिंगर ऑप्शन में दी गई है, तो राइट मिडिल फिंगर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लेफ्ट थंब, सॉरी, लेफ्ट थंब करस्पॉन्डेंस विल बी, बताइए। लेफ्ट स्मॉल फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर। थंब किसका हिस्सा है? लेफ्ट लेफ्ट हैंड का हिस्सा है। हैंड का करस्पॉन्डेंस कौन होता है? प्राइमरी करस्पॉन्डेंस के हिसाब से कहाँ आएगा? लेफ्ट स्मॉल मिडिल फिंगर। इंडेक्स इंडेक्स फिंगर पे आना चाहिए। लेफ्ट इंडेक्स इंडेक्स फिंगर। फिंगर पे आएगा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे आएगा। जब आप इसकी डिवीजन करोगे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर, आपका ये शोल्डर जॉइंट हो गया, ये शोल्डर जॉइंट हो गया, ये आपका बीच वाला जो जॉइंट है पिथ जॉइंट, वो आपका कौन हो जाएगा? आपका एल्बो जॉइंट हो जाएगा। और आपका ये जो नीचे वाला जॉइंट है, इस तरीके से आप हाथ रखोगे ना अपना, तो इस तरीके से जब रहेगा आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। और रिस्ट जॉइंट के बाद में आपकी हथेली आती है, तो यहां पर उसकी इस वात फैलेंज के अंदर उसकी प्लॉटिंग बनेगी। तो बाएं अंगूठे का सादृश्य यहां पर बनेगा, यानी कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इंडेक्स। पर आपका इसका सादृश्य आएगा। फियर इमोशन रिलेटेड एलिमेंट इज, फियर जो होता है मैम, वाटर। वाटर, वाटर। वाटर, बहुत अच्छे। एनर्जी ऑफ वुड एलिमेंट, विंड। बहुत अच्छे। टोनिफिकेशन कलर ऑफ वाटर एलिमेंट, ब्लैक। ब्लैक कलर, बहुत अच्छा। सिडेशन कलर ऑफ Lu8, लंग्स 8। लंग्स 8 कैसा पॉइंट है? लंग्स मेरिडियन का लंग Lu8 कैसा पॉइंट है? मीटिंग पॉइंट के। उसका मेटल पॉइंट है, उसका हॉररी पॉइंट है, तो वो टोन किससे होगा और सिडेट किससे होगा? टोन होगा मैम अपने खुद के कलर से वो, और शेडेड होगा ग्रीन कलर से। अरे भाई, आप टोन बताओ होगा। मुझे, आप बताओ मुझे कि अगर धातु बढ़ जाती है तो हम उसको, अच्छा, आप लंग्स वो में। ठीक मैम, ठीक है। धातु है ना, वो मेटल जी। है, वो हाँ, मेटल रेड है। से। तो मेटल को पिघलाया जा सकता है अग्नि से। हाँ, रेड से पेड़ अग्नि। से हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उल्टे का जी वो पेड़ को काट देगा आरी बन के, जी जी। धातु, है ना? रेड। तो रेड से सिडेट करेंगे, तो इसका सही आंसर है रेड। UB18 इज बैक शू पॉइंट ऑफ, लंग्स। लीवर। लीवर आना चाहिए। यस, लीवर आना ही चाहिए एकदम। जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ लंग्स, टेबल बनाइए इसकी एक अच्छी सी,
एक टेबल बनाइए जिसमें 5 कमांड पॉइंट्स लिखिए, एक लाइन उसमें सब एलिमेंट्स के लिए आप लोग इसको क्या बोला, मदर हॉररी पॉइंट, सॉरी हॉररी पॉइंट्स का बना लीजिए, एक उसमें सोर्स पॉइंट का बनाइए, फिर जी लेफ्ट का बनाइए, फिर पैसेज पॉइंट का बनाइए, फिर बैक शू फ्रंट शू, इनकी एक पूरी टेबल बनाइए, एकदम हैंडी रहता है, वो सामने रहता है। होगी शायद मेरी। ये अपना वीडियो है मैम इसका? हाँ वीडियो है मेरा, बैक टू दिख रही पॉइंट, है, फ्रंट। ये दिख रही है इस प्रकार से टेबल। जी। तो इस टाइप से एक टॉपिक हेडिंग बनाइए। 5 शू पॉइंट्स इजी जब मैंने समझाया है, तो ये पूरी टेबल मैंने समझाई है उसमें कि ऐसे कैसे लिखा है। ठीक है, तो इसको जी जब आप बनाएंगे इस तरीके से, अब आप कुछ भी पूछेंगे, आप झट से मुझे पूछेंगे कि लुओ कनेक्टिंग बताइए हार्ट का, तो मैं को बुक पूरे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी टेबल इतनी हैंडी है, मेरे टेबल पे पड़ी रहती है, आराम से आप इसमें से। और इजी एक टेक्निक है छोटी छोटी चीजें लर्न करने की, जैसे जी क्लेप्स हुए, सॉरी जैसे आपके जिंग वेल्स हुए, क्यों? क्योंकि ये आपकी नाखून के कॉर्नर्स पे आते हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? जब आपको एक चैनल याद रहेगा कि हाँ लंग्स चैनल आके यहाँ खत्म होता है, खत्म होता है, तो उसका हमारा जो पॉइंट है अंगूठे पर, लास्ट पॉइंट कौन सा आता है? LU11, तो वो उसका जिंग वेल पॉइंट है, यानी कि वो उसका वुड पॉइंट रहेगा। इस प्रकार से आपको वो चीजें कुछ कुछ जब आपको याद रहेगा कि यहाँ कौन से पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं या कौन से शुरू हो रहे हैं, जैसे LI यहाँ से शुरू हो रहा है 1 नंबर पॉइंट, तो आपको याद रहेगी ये चीजें कुछ कुछ। लेकिन कुछ जैसे आप इसको हैंडी रखेंगे और 4-5 बार देखेंगे इस प्रकार से, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वो। तो जी मीन्स क्लेफ्ट में पॉइंट, कैसे बनाएंगे अपन? आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है, किस उसमें अपन उसको देखेंगे? आप सोनू सेठिया टाइप करिए, मेरी यही स्पेलिंग से आपको मिल जाएगा, वरना सर के नहीं, ग्रुप पर मैंने कई उसमें फिर बार। आगे कुछ और डालना पड़ेगा क्या इसके लिए? आप सोनू सेठिया खोल लीजिए एक बार, मेरा चैनल खुल जाएगा, तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस आप ब्राउज कर सकती हैं, सब देख सकती हैं उसमें। आप सर के ग्रुप पर हो ना? तो मैंने हाँ कई बार हाँ। अपना यूट्यूब लिंक शेयर किया है। देखिए मैम, मैंने बहुत सारे देखे हैं आपके। बढ़िया है। मैडम इसकी एक कॉपी डाल देती तो हम लोग प्रिंट कर लेते। किसकी कॉपी? नहीं, इसको आपने है ना, इसी जो मतलब है। जैसे सोनू सेठिया, तो उसमें आगे हम उसमें और क्या डालें जिससे कि ये लिस्ट खुल जाए, क्योंकि वीडियो तो बहुत होंगे। हाँ, तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए। अब ये प्लेलिस्ट जो है वो BH सेमेस्टर 1 के नाम से भी मिल सकती है आपको। आपको रिलेटेड जैसे आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो ए की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मेरिडियंस के वीडियो हैं TCM के, तो वो TCM की प्लेलिस्ट बनी है ना? तो ये जो अच्छा। आपका 5 शू एलिमेंट्स या इजी लर्निंग ऑफ 5 शू इस नाम से रहेगा, तो आपके सेमेस्टर 1 के वीडियो में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मैं सोनू जी, ये जैसे आपके जो वीडियो हम खोलते हैं ना, जो हाँ आपके यूट्यूब पे वीडियो है उसमें खोलेंगे तो उसमें नीचे उसी में मोर लिखा था, मोर, मोर में सारे वीडियो नीचे दिए होते हैं उससे रिलेटेड। हाँ, नहीं वो कह उस पे रही हैं, आप अब कब जैसे चेक मेरे करेंगे? 100 वीडियो हैं, तो वो कह रही हैं कि हम उसमें 100 में कैसे ढूंढे। तो मैं वही बता रही हूँ कि अलग अलग। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो आप हाँ, टॉपिक जब देखेंगे ना, तो आपको उस प्लेलिस्ट के नाम से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस में ढूंढना है। जैसे एक प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद एक्यूप्रेशर मेरिडियंस ऑपोजिट फ्लो, एक प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद एक्यूप्रेशर मेरिडियंस, एक का नाम है TCM मेरिडियंस, एक का नाम है वन सेमिस्टर 1 करके। ठीक है, तो उसमें सेमिस्टर 1 के वीडियोस हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वीट टेस्ट रिलेटेड एलिमेंट इज, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको हम, 10-15 मिनट और लेते हैं। स्वीट मीठा टेस्ट, टेबल 4 निकालिए, पेज नंबर 4 पे ट्रिटाइज 1, पेज नंबर 4 पे आपके एक टेबल है, वो निकालिए, इस टाइप के सारे आंसर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट आपका रिलेटेड होता है किससे? ये तो कोई भी बता देगा। पृथ्वी तत्व, जिसको बहुत, अर्थ अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। फिर आपको ऑर्गन क्लॉक पता होनी चाहिए, सुबह 3 से 5।
सुबह 3 7 से से 5 लंग्स लंग्स लंग्स, 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 7 से 9 स्टमक। स्टमक। ठीक है, तो ये पूरी चैनल अब मुझे समझ आ गया, आप लोगों को पूरी ऑर्गन क्लॉक याद है। फिर सिडेशन कलर ऑफ अर्थ, पृथ्वी तत्व को कैसे कम किया जाता है? जमीन पर पेड़ पौधे जब आप रोपेंगे तो जमीन ग्रीन। कम हो जाती है, येलो यानी पृथ्वी का खुद का रंग होता है येलो, और पृथ्वी को कम करने का रंग होता है उस पर पेड़ पौधे रोककर, यानी कि हरा ग्रीन। रंग। ग्रीन ठीक है। UV23 इज बैक शू पॉइंट ऑफ, ये याद रखिएगा। UV23 कभी नहीं भूलिएगा, UV25 नहीं भूलिएगा। UV23 किडनी, UV23 किडनी। हाँ, और UB25 एंड ST25, 25-25 दोनों 25-25 हैं, ST25 UB25 तो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, फ्रंट शू बैक शू। जी मैम। एनर्जी हार्ट, सॉरी हार्ट 8, एनर्जी ऑफ H8, H8 कैसा पॉइंट है उसका? ऑर्गन सोर्स, ऑर्गन सोर्स। वुड फायर, हाँ, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, हीट पॉइंट। ऑर्गन ठीक। सोर्स पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इज, जब आप 5 शू टेबल लिखते हो, नाखून के पास से जो शुरू होता है सबसे पहले, जब आप यांग एलिमेंट्स के लिए शुरू करते हो वो टेबल आपकी शुरू होती है मेटल से। Li1 आपकी है मेटल। मेटल। मेटल एलिमेंट रिलेटेड सीजन इज, ऑटम, बी। वाह, टेबल खोल ली लगता है मुझे, अब एकदम पक्का यकीन है आपने टेबल खोल ली है। नहीं, मैं याद है मैम। अरे वाह, CA बहुत याद है आप लोगों को, हाँ, BHB को नाराज कर रखा है आप लोगों ने। एक्चुअली में शुरू से पढ़ी नहीं ना। 2-3 बार पढ़ेंगे ना, 2-3 बार ये सुनेंगे और अपने आप से आंसर्स जब ढूंढेंगे ना, आपको हम सही बता रहे हैं, एकदम याद हो जाएगी BHB। ह्यूमिडिटी एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट इज अर्थ। अर्थ। टोनिफिकेशन कलर ऑफ sp2, स्प्लीन। स्प्लीन। प्लेन 1 जो उसका फर्स्ट पॉइंट आता है, वहां पर वो शुरू होती है वुड से, वुड जी। फायर। ठीक है, वुड फायर, वुड फायर, sp1 sp2 sp3, तो वुड फायर अर्थ ऐसे होता है। ठीक है, तो sp2 इज रेड, फायर जी पॉइंट मैम। हो गया ना ये। स्प्लीन तो जी। अर्थ एलिमेंट है, लेकिन अर्थ में भी ये उसका 5 शू पॉइंट है, sp2 इज द फायर पॉइंट ऑफ स्प्लीन, इसीलिए इसका रेड कलर। फ्रंट शू पॉइंट ऑफ किडनी, मैम ये पढ़ना पड़ेगा अभी, फ्रंट शो बैक शो पॉइंट होगा। फ्रंट शू बैक शू को भी इजीली आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा फिर, आज के लिए तो हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू कर ठीक। लेंगे। ठीक। फ्रंट शू आज बैक शू, आप लोग ना एक टेबल बनाइएगा, टेबल में आप लोग लंग्स, पहले यिन एलिमेंट्स लिखिएगा, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी, और फिर यांग एलिमेंट्स लिखिएगा, Li, Tw, Si, St, Gb एंड Ub। फिर आप लोग एक रिदम बनाइएगा बैक शू पॉइंट्स का। बैक शू पॉइंट्स आपके शुरू हो सारे आते हैं यूबी चैनल पर, और यूबी चैनल पर आपका शुरू होता है 13 नंबर पॉइंट से। 13 लंग्स, 14 पेरिकार्डियम, 15 हार्ट, 20 सॉरी 18 बनाइए पहले, 18, अच्छा 19 जीबी पर चला जाएगा। लीवर 18 लीवर, गॉल ब्लैडर 19, 20 स्प्लीन, 21 स्टमक, 22, इस तरीके से एक रिदम है उसमें। ठीक है ना, 13 14 15, 16 नहीं है, 17 नहीं है आपके, फिर 18 19 20 21 22 23, फिर 25। 25। ठीक है, 25 दिया मैम। 27 28। ठीक है, एक रिदम से इसको याद करिएगा, उस लाइन से क्रम से, फिर याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए फिर, तो आज पीसीएम की में टाइम 40 नंबर पे दिया हुआ। क्या, सॉरी, 40 पेज पे दिया हुआ मैम टीसीएम पे। हाँ जी, फ्रंट टू पॉइंट बैक टू पॉइंट।
जी। तो बैक पॉइंट मैम पूरे यूबीसी से चालू होते हैं। बैक शो पॉइंट्स पीठ पे होते हैं ना सारे, इसीलिए आपके उधर होते हैं। और फ्रंट शो पॉइंट्स चेस्ट की तरफ सामने होते हैं, जो आप जिस ऑर्गन का ले रहे हैं ना उसके आसपास रहते हैं। जी। ठीक है। मैं तो बैक सू पॉइंट सामने रहते हैं और बैक सू पॉइंट पीछे रहते हैं और फ्रंट सू पॉइंट सामने होते हैं। यस, यस। ओके। ठीक है, तो आज की कार्यशाला हम ओके मैम, यहीं थैंक यू पर मैम।